बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की पेशकश में बात भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स की करेंगे। लॉजिस्टिक समझौते के तहत दो देशों की मिलिट्री को एक दूसरे के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के इस्तेमाल की इजाज़त होती है। दोनों देशों की मिलिट्री के बीच फूड, वाटर, पेट्रोलियम जैसी फैसिलिटीज़ का लेन देन होता है। भारत अपनी बाउंड्रीज से दूर मिलिट्री एक्शन के दौरान ऑपरेशन रिलेटेड साजो सामान तेज़ी से पहुंचाया और वहां तक लाया जा सकता है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि आज की बदलती हुई दुनिया में भारत के मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हमें सेल्फ रिलायंट बनाने की कितनी मदद कर पा रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के फाउंडर और फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। इंडियन नेवी के एक्स वॉरशिप कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और इंडियन मिलिट्री के रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी, पहले आप ही के पास आती हूँ। राइट नाउ अगर हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें और एक एग्रेशन की भी बात करें और जो रिलेशंस जिस तरह के एक्टिव मोड में हम कह सकते हैं कि हमको नज़र आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, जैसे मिस्टर S जयशंकर का हम नाम लें, वो जिस तरीके के कमेंट्स चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर क्वेश्चन इज़ कि बिकॉज डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम चाहे लॉजिस्टिक्स की बात करें या हम ग्राउंड वर्क की बात करें, कुछ भी करें, सो वहाँ पर आप कहाँ पर देख रहे हैं, और जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में हम पाइपलाइन में हैं अभी कि हमारा एग्रीमेंट होना है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आई थिंक डिप्लोमेसी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वक्त में, एंड गवर्नमेंट की एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है। नए दौर में कैसा सोचना चाहिए कि हम जो है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हमारे लिए पराया नहीं है, इंक्लूडिंग चाइना। हम चाइना को एडवर्सरी नेशन तरह से समझते हैं और करार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा बहुत ट्रेड है और हम चाइना से भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो आज की तारीख में जो स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप है, उसमें ये ज़रूरी है कि हम हर कंट्री से उस कंट्री की पोटेंशियल के हिसाब से अपने इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज करें, तो एंड नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी बाउंड बाय एनी आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसा कि आपने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए हैं, एंड अब हम अमेरिका के क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय हैं, जिससे हमारी छवि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बहुत फर्क हो गया। बहुत सारे कंट्रीज जो हमको पहले बहुत ध्यान से नहीं देखते थे, अब हमसे वो बड़े अच्छे रिलेशंस, सिंगापुर इज अ प्राइम एग्जांपल। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ब्लाइंडली अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया, ब्लाइंडली यूरोप को सपोर्ट नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटरेस्ट ना, अब हम इस बात के लिए असर्ट कर सकते हैं कि जैसा जयशंकर हर जगह बता रहे हैं और सब लोगों को जवाब दे रहे हैं कि इंडिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में यूक्रेन में जो पोजीशन है, इंडिया अगर रशिया के ऑयल खरीद रहा है, डिस्काउंटेड ऑयल है, तो इससे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट बढ़ता है। तो वो नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जहां तक फोर्स प्रोजेक्शन की बात है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि एक हुआ सेल्फ डिफेंस। जनरल साहब ने बोला कि जो देश का डिफेंस है वो सबसे अहम होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी पे आंच आ रही है तब
इसका मतलब जो हमारा एग्रेशन है, because when we talk about blue water navy, we talk about our aggressive capabilities. तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमको एग्रेसिव कैपेबिलिटीज को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने इंतजामात नहीं है, हमारे पास इतने, एट द एंड ऑफ इट इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज. हाउ मच रिसोर्सेज कैन यू अपॉर्शन? श्योरली हम अपने देश में लोगों को भूखा रख के फोर्स प्रोजेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वाजिब नहीं होगी. नहीं, ऐसा तो शायद सरकार भी नहीं चाहेगी, लेकिन एक जो फर्क है ना वो शायद सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. हमारे ऊपर एक टैग था सॉफ्ट नेशन का. राइट नाउ वी आर नॉट दैट नेशन. हम एग्रेसिव कहाँ होते हैं? हम अपने हिसाब से होते हैं. और जो सॉफ्ट रहने का जो टैग हटा है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम रिटेलिएट करते हैं और तरीके से रिटेलिएट करते हैं. देखिए, ऑफेंस कहा जाता है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. आप यदि एग्रेसिव नहीं होइएगा, आप ऑफेंसिव मोड में नहीं रहिएगा, अगला डरेगा क्यों? मेरा ये प्रश्न है. दूसरी बात कि ये यदि कहा जा रहा है, पर हम डराते भी तो नहीं है ना. शायद हमारा ये स्ट्रेटेजी कभी रहा नहीं है कि हम डराएं. हाँ, हमें कोई डराएगा तो फिर हम जवाब देते हैं. नहीं, बट देखिए, मैं कह रहा हूं आप किसी के घर में घुस के मारिए नहीं, लेकिन आप इतनी शक्ति तो रहिए. ये तो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दीजिए कि हमारी तरफ देखोगे तो आंख निकाल लेंगे. ये तो हो रहा है. वही तो मैं कह रहा हूं. देखिए कितना हमारा जो डिफेंस मसल है वो कितना बढ़िया स्ट्रांग हो रहा है. वो देश जो 68% इंपोर्ट करता था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट का 68% इंपोर्ट कंटेंट था, आज कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में 30,000 टारगेट है एक्सपोर्ट करने का. कहां इंपोर्टर 68%, अब हम 30,000 करोड़ का एक्सपोर्टर होने जा रहे हैं. ये बदलाव कैसे आया? पैसिव डिफेंस से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू बी इन ऑफेंसिव मोड. और उसका एक ही चीज है शक्ति प्रदर्शन, और उसका दूसरा तरीका है कि अपने आप को इक्विप कीजिए मिलिटरीली. शक्ति कहां से आती है? शक्ति वेपन से आती है, ट्रुप्स के क्वालिटी से आती है, ऑफिसर्स के लीडरशिप क्वालिटी से आती है. शक्ति यहां से आती है. ऐसे खाली ऐसे करने से नहीं काम चलेगा ना. ठीक है, लेकिन आपसे सर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पीछे में सी भी है और तिरंगा झंडा भी, और दोनों की अपनी जो शान है वो भी है. एग्रेशन तो हमारा देखिए, जब हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ है तो एक अलग तरह का रहा है. लेकिन क्योंकि आपसे मैं नेवी के रिगार्डिंग ही बात करना चाहती हूँ, तो अभी जो हमारी स्थिति है जिसके बारे में आपने कुछ बताया अभी, लेकिन हमारा जो कोस्टल लाइन है वो वहाँ पर हम कितने अभी मजबूत हैं, और हमारा वहाँ का जो ट्रैक है, जो स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से और स्पेशली जो नेवी की तरफ से जो किया जा रहा है, जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो जिस तरीके से कर रही हैं, तो वहाँ पर हम कहाँ पर हैं? और कोई ऐसा मैसेज भी अगर आप ये देना चाहते हैं कि हम और क्या कैसे बेटर अचीव कर सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि और थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो, जो ट्रैक हमने सही पकड़ा हुआ है उसका और थोड़ा सा हम सही तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से जिसको हम कहें कि वो कर पाएं. सजेशन. भारतीय नौसेना की एक अपनी पर्सपेक्टिव प्लान होती है, मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान होती है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं. और सामरिक शक्ति की बात करें जब देश की, तो मैरीटाइम पावर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है. और इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पोर्ट्स, हार्बर, हमारी जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ है, उसमें हम बात करें तो मैजगॉन डॉक, गार्डन रिच जो शिप बिल्डिंग इंटरप्राइजेस हमारी इंजीनियरिंग कंपनी है कोलकाता की, गोवा शिपयार्ड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की मैं बात करूं जहां INS विक्रांत का एक बेहतरीन नमूना देश को प्रधानमंत्री ने दिया है. तो ये सब हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ और नौसेना को संतुलित करता हुआ और संबलित करता हुआ कदम है. सबमरीन्स की बात करूं तो आपको पता है हमारे हम कुछ कंट्रीज में हैं, इंडिया, भारत, विश्व के 5 कंट्रीज में जो कि न्यूक्लियर ट्राइड में सी के द्वारा, SSBN के द्वारा INS अरिहंत, INS अर्घट, INS अरिधमन के रूप में तीसरी सबमरीन देश को समर्पित होने वाली है. चौथी S4 भी बनने वाली है. 2 और सबमरीन उससे बड़ी डबल साइज की बनने वाली है जो सब SSBN होंगी और न्यूक्लियर कैपेबल होंगी और बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ सब सरफेस मिसाइल्स दागने में कामयाब होंगी, जो कि न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा होगा. और एक सरप्राइज अटैक के साथ हमारी जो नो फर्स्ट स्ट्राइक जो हमारी डॉक्ट्रिन है भारत की, उसको अहम भूमिका निभाएगा. आप अगर अटैक करते हैं तो हम पहले अटैक नहीं करेंगे मिसाइल्स, एटॉमिक मिसाइल्स के साथ, पर आप करेंगे तो आपका जो है नामो निशान मिटा दिया जाएगा. इसके हिसाब से वो सबमरीन काम करेगी. तो ये सारे ग्रोथ, इसके साथ साथ हम 6 सबमरीन्स अपनी जो है
जो न्यूक्लियर सबमरीन जो SSN क्लास कहते हैं उनको बनाने जा रहे हैं। हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज़रूरत है जो हमारे को फोर्स प्रोजेक्शन और सी कंट्रोल में, जब सी कंट्रोल की बात करते हैं तो जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो साथ में उसके साथ बेड़ा चलता है। मैं एक पायलट हूँ नेवी से, नेवल एविएटर हूँ। 25 से 30 साल तक मैंने एयरक्राफ्ट कैरियर में काम किया है और बहुत जगह मैंने को काम करना, दूसरे शिप्स के साथ, दूसरे कंट्रीज के एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करने का मौका, उनके साथ लैंडिंग, टेक ऑफ, ऑपरेशंस और बहुत सारे इंटर ऑपरेटिविटी की काम की है मैंने। तो मुझे पता है इसके बारे में क्या कम्युनिकेशंस के साथ जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हम तो अपनी नेम टैली एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना नाम एक दूसरे को दे देते हैं उठा के, जब हम डेक पे लैंड करते हैं तो वहां तक चले जाते हैं। जी जी। मैं सोचता हूं कि नौसेना बहुत जरूरी है भारत के विकास के लिए, और फोर्स प्रोजेक्शन तो एक अलग बात है और ऑफेंसिव पॉस्चरिंग एक अलग बात है। पर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे कहीं जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में डिप्लोमेसी के बिना कुछ काम नहीं चलता। जैसे हमारे को पैनलिस्ट, हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ हमारे को पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो डिप्लोमेट हैं। तो उसकी डिप्लोमेसी में किसी के टेबल पे अगर आप किसी स्ट्रेंथ से नहीं जाते हैं, पावर ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जब नहीं जाते और क्रेडिबल डिस्टेंस के साथ नहीं जाते, तो उनको जब तो कह रहे हैं ना, जब 7 दिनों तक नहीं माना था समुद्र तो राम ने जब चला दिया था बाण कि ऐसे नहीं मानोगे तो सूख जाओगे, तब वो बात आती है कि नहीं मानोगे तो फिर कुछ और करेंगे, मान जाओ। तो मान लो, मना लो, जान लो, जता लो वाली बात है। उसके लिए कोई ऑफेंसिव पोस्चर तो चाहिए। यस, प्रायोरिटीज हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो ग्रोथ है और हमारी जो जरूरत है उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटाइज कर रही है। धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा है। वीरेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जो है उसके फाउंडर भी हैं, तो इसलिए भी और एम्बेसडर ऑब्वियसली फॉर्मर आप हैं ही, तो ये इम्पॉर्टेंट जो नेशंस हैं कुछ, उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो हम लॉजिस्टिक्स के एग्रीमेंट और ये बाकी सब चीज़ें हम कर रहे हैं जो कि नीड ऑफ आर भी है, कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो हमारे लिए जो फिंगर टिप्स पर होने चाहिए या प्रायोरिटाइज उनको हमारे नेशन को करना चाहिए कि हम उनके साथ तो ज़रूर एग्रीमेंट्स करें, और वो कुछ कुछ पॉकेट्स क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चनेबल हैं तो उन पॉकेट्स को पहले हम डील कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई थ्रेट है तो उसको हम सबसाइड कर पाएं। देखिए, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जी, आई स्टिल डू नॉट बिलीव दैट वी हैव द कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी और द नीड फॉर एनी ग्लोबल प्रोजेक्शन। हमें अपने नेबरहुड में प्रोजेक्शन, अपना फोर्स प्रोजेक्शन ज़रूरी है। तो नेबरहुड में इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन, इन देशों में, इस जोग्राफिकल रीजन में हमारे लिए अमेरिका से हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी है। क्वाड नेशंस, क्वाड की बड़ी बखूबी चीज़ ये है कि वी डू नॉट डिस्क्राइब इट एज अ मिलिट्री अलायंस, बट उसमें मिलिट्री कंटेंट है, ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग है, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है और इंटर ऑपरेबिलिटी होती है, तो ज़रूरत पड़ने पे काम आ सकती है, जिसमें कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि क्वाड कंट्रीज आर वर्किंग टुवर्ड्स मिलिट्री अलायंस। वो हमें उस कंफ्यूजन को छोड़ देना चाहिए। तो उनसे हो गया, फ्रांस के साथ में है, फ्रांस हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस, रशिया के साथ में हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, यूके के साथ में भी होने वाला है, और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना को नज़र रखते हुए हमने सिंगापुर से साथ में कर लिया है, वियतनाम के साथ में कर लिया है, शायद कुछ और कंट्रीज जो इस रीजन में हैं, फिलीपींस के साथ में कर सकते हैं, इंडोनेशिया के साथ में कर सकते हैं। तो इन देशों की तरफ भी हमको देखना चाहिए कि इस रीजन में हमारी पकड़ अच्छी हो, हमारी रीच अच्छी हो। हम अकेले नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़रूरी ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी का नज़रिया बहुत ज़रूरी है। हम ओवर रीच इज़ वेरी रॉन्ग। जैसे गोल्फ में ओवर रीच गलत होती है, बहुत सारी चीज़ों में ओवर रीच जो है इट कैन बी डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में आप जो है, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमको काम करना है, बखूबी 10 साल में, 15 साल में, 20 सालों में हमारी जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो हमको
और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में सोचें तो जो हमारी कैपेसिटी है, कई लोगों ने सजेस्ट किया कि हमको यूक्रेन में मीडिएट करना चाहिए, ये इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। अफगानिस्तान में मीडिएट करके हमको सोल्यूशन निकालना चाहिए, इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। तो हमको जो अपनी कोर नेसेसिटीज हैं उनको देखना है, उनकी तरफ आगे बढ़ाना है। और ये जितने भी देश हैं, जैसे मैंने बताया ना मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ में हम समझौते करके मूविंग टुवर्ड्स बेटर रिलेशंस, और उनकी मदद हमको मिले, हम उनको मदद दें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये कि हम उनके मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है ये, और मिलिट्री की मदद भी है, और तो बीच में है, भी तो होगा ना, वैसे वर्षा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, सारे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हैं। तो दूसरे देशों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये इंडिया की पोजीशन क्या है। नाउ चाइना इन इट्स वर्स्ट केस सिनारियो, बिकॉज स्ट्रेटेजिक परसेप्शन में यू टेक द वर्स्ट केस सिनारियो, तो चाइना के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इंडिया और अमेरिका और मिलिट्री अलाइज, बट हम कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट अ मिलिट्री अलाई। तो ये कंफ्यूजन बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं इजराइल का एग्जांपल दूं, इजराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में कभी भी क्लैरिफाई नहीं करते। कितने बम हैं उनके पास, कोई बताएंगे नहीं, है कि नहीं है ये भी नहीं बताते। तो लोगों को कंफ्यूजन रहने दो। उनके आसपास के मुल्कों में शायद ये शक है या डर है या ऐसा परसेप्शन है कि इजराइल इज न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, इजराइल हैज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और वो इस कंफ्यूजन को रखना चाहते हैं जानबूझ के। तो एज लेना चाहते जी हाँ, ये स्ट्रेटेजिक परसेप्शन में, उसमें परसेप्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इज योर एक्चुअल कैपेबिलिटी। तो ये जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स हैं, जितना हमें फायदा हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इन एग्रीमेंट से कोई बहुत हमको ऐसी चीज नहीं है कि जो हम पहले नहीं कर पाते, पहले भी कर पाते थे, अभी भी कर सकते हैं। जिन कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं है उनसे हम स्पेसिफिक केस बाय केस करके हम कर सकते हैं, लेकिन उससे परसेप्शन में बहुत इजाफा हो रहा है, हमारे फायदे में चल रही बात। राइट। और हर मुल्क अपना तो फ़ायदा देखेगा ही, और कम से कम इस सेक्टर में तो हमें बिल्कुल एज रखना ही चाहिए इस तरीके का, और इस तरह का कन्फ्यूजन सब क्रिएट करके रखना चाहिए ताकि जो सुपीरियॉरिटी है वो हमें मिल ही रहे। लेकिन आप जो ऐड ऑन करना चाहते हैं उसके साथ में मैं जो आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें होप एंड चैलेंजेस, उसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे, प्लस जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं ऐड ऑन ये करना चाहता हूँ कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि ग्लोबल पावर बनने की ज़रूरत भी है और हमारे पास काबिलियत भी है, और हम लोग सक्षम भी हैं। तो ये कहना कि नीड नहीं है और हम कैपेबिलिटी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि ये सब जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें जो मैं पिटफॉल्स क्या देखता हूँ, इंटेंट। अमेरिका देखिए कभी बोलता है हम स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, कभी वो पीछे से मैनिपुलेट करता है, पाकिस्तान को F-16 का स्पेयर्स देता है, ऑल टाइम बाई स्पेयर्स दे देता है, FATF से निकाल देता है, तो वो शतरंज का चाल खेलते रहता है। तो एग्रीमेंट तो ठीक है, एग्रीमेंट तो हमने तो पाकिस्तान के साथ कितने एग्रीमेंट किए, चीन के साथ कितने एग्रीमेंट है, पंचशील से शुरू कीजिए, 1959 में पंचशील साइन हुआ, 62 में चाइना वॉर हुआ। तो एग्रीमेंट कभी कभी खाली कागज पे रहता है, जमीनी स्तर पे उसका कार्यान्वित करने के लिए विथ फुल ऑनेस्टी, वो महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि जो हमको यदि सब जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करने से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, यदि 100% वो मिलता है तो सराहनीय है। यदि उसमें गैप्स होते हैं, वर्ड्स होता है, तो चिंता का विषय है। नहीं, और वो हो सकते हैं क्योंकि देखिए आज जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, कल उसमें क्या ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है, कहाँ पर क्या सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो हर मुल्क अपने हिसाब से तो देखेगा ही। लेकिन हाँ, हमारा खाली ये कहना है कि हम अपनी जो तैयारी है कम से कम उसको तो मजबूत रखें, कम से कम एक भय की जो स्थिति है वो तो हम जनरेट करके रखें कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी विल रिटेलिएट लाइक एनीथिंग। क्यों सर? हाँ, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस जो एक ज़रूरत है हर देश की, वो तो चाहिए और भारत उसी पर काम कर रहा है। कंक्लूडिंग रिमार्क सर वीरेंद्र जी आपकी तरफ से।
देखिए, इंडिया की एक फिलॉसफी है। विश्व गुरु की बात हुई। आई बिलीव कि अभी इंडिया की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिकली कुछ चीज़ें कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, मुझे मालूम नहीं है। और आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ आवर लिमिटेशंस, of capacity. And I think it's very prudent to understand that. नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका दायरा बढ़ा दीजिए आप। उसको एक बड़े दायरे में, एक ब्रॉडर दायरे में अगर हम देखना शुरू कर देंगे और सारे देश उसको देखना शुरू कर देंगे, एंड यूड बी सरप्राइज्ड कि ये वसुधैव कुटुंबकम का जो थॉट है, प्रोसेस है, वो कई सारे देशों में है और ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है इंडिया में। लेकिन इंडिया इसकी चीज़ में अगुवाई कर सकती है और अगुवाई करने के साथ में हमको एक लीडरशिप, एक प्रोजेक्शन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके साथ में अपनी जो हम डिफेंस की ज़रूरत चीज़ें हैं उसका ना ध्यान रखें। तो जैसे ये मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत हमारा इजाफा हो रहा है फोर्स प्रोजेक्शन में। हमारा जो थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट किया जा रहा है, इसमें बहुत फ़ायदा है। लेकिन सिर्फ एक ही तरफ ध्यान लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। जो हमारी वर्ल्ड लीडरशिप है वो इस बात पे नहीं आएगी। हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है। जो अमेरिका ट्रिलियन ऑफ डॉलर डाल सकता है कहीं पे, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं डाल सकते। हमको अपनी लिमिटेशंस को समझना ज़रूरी होगा। हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि हम दुनिया के बहुत बड़े एक ग्लोबल पावर बन जाएं, लेकिन आज की तारीख में हमारी कैपेसिटी नहीं है और इसको हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और हमको अपने फ़ायदे में किस तरीके से काम करना है, बैलेंस लगा के। कमांडर साहब ने बोला कि एक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमारी देश की जो ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं, जो हमारे लोग बाग हैं, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, उनको पानी देना है, उनके ऊपर छत देनी है, उनको खाना देना है, उनको न्यूट्रिशन देना है, ये उनको पढ़ाई देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ग्लोबल पावर बन सकते हैं, मिलिट्री पावर बन सकते हैं। हमने देखा विश्व में, इतिहास में बहुत सारे देश बने, ग्लोबल और मिलिट्री पावर बने, लेकिन क्या हम एक दुनिया का बहुत खुशहाल और बहुत बढ़िया मुल्क बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, वसुधैव कुटुंबकम की हम भी बात करते हैं। आपने कहा कि दूसरे मुल्क भी बात करते हैं, लेकिन आयरनी ये भी है कि हम लॉजिस्टिक्स और लड़ाई झगड़े और जितना भी साजो सामान, हथियार, इन सब की भी हम बात करते हैं। तो ये अपने आप में एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करना, वो भी अपने आप में एक टफ टास्क आई एम श्योर होता होगा। और कैसे उसको डिप्लोमेसी के तौर पर किया जाए, कैसे उसको डिफेंस सेक्टर के तौर पर किया जाए, हमारे जो आज के पैनलिस्ट रहे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और बीच में जो डिसेंट मुझे देखने को मिला, दैट वाज माय प्योर प्रिविलेज्ड, मैं ज़रूर इसको कहूँगी, क्योंकि डिस्कशन का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हर तरीके की बात निकल कर आए, ताकि जो हमारा व्यूवर है वो बेहतर ढंग से समझ पाए कि हम उसे बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। फ़िलहाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जो मेल ID है वो है ddurduspecials@gmail.com। तो इसके साथ ही पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।